My name is Amit Varidikilor, and a good evening to every one of us. Welcome to the channel. We are on the chapter number 5 of the class 11th NCRT, which is titled as the legislature, which means when we'll be done with half of the NCRT. There are total 10 chapters. Now, as usual, जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं तो हम हमेशा उससे पहले उसकी समरी देख लेते हैं. दिस चैप्टर इससे पुराने वाला जो चैप्टर था वो एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करता था. एग्जीक्यूटिव विच बेसिकली इज द गवर्नमेंट सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है लेजिस्लेचर का, विच बेसिकली मीन्स समबडी हु मेक्स द लॉ, जो लॉ बनाते हैं. ना हमारे देश में दो एंटिटीज़ हैं जो कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है लॉ बनाने की. वन इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द यूनियन लेजिस्लेचर, and another is called as the state legislative assembly, which is called as the state legislature. It's as simple as that, right? Now दोनों के दोनों लॉज बनाते हैं. एंड किस चीज के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल. हमने एक लिस्ट बना के रखी हुई है जो कि 7th शेड्यूल के अंदर डाली हुई है. तो पार्लियामेंट यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर किस चीज के ऊपर लॉ बनाता है, दैट्स रिटन इन द शेड्यूल 7. एंड स्टेट लेजिस्लेचर किन टॉपिक्स के ऊपर कौन सी पावर उनके पास एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर वो लॉ बनाते हैं. नाउ स्पेसिफिकली वाई ए लेजिस्लेचर बनाना क्यों पड़ता है किसी भी देश के अंदर. द फर्स्ट जॉब इज ऑब्वियसली टू मेक द लॉ. पहला काम लॉ बनाना ही है. सेकेंड ऑफ ऑल, उसके बाद जितने भी जो सिटीजन्स के इंटरेस्ट हैं और जो वॉइस, इट्स बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव. हमारे जितने भी सरकार, जो हमारे जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन सबको इकट्ठे मिला के बोला जाता है पार्लियामेंट. और यू कैन ऑल्सो से कि अगर हमारी कोई विल है, सिटीजन्स की कोई विल है, सिटीजन्स की कोई डिमांड है, उनके कोई इंटरेस्ट है, सो जिस फोरम पे वो सारी की सारी चीज़ें पुट फॉरवर्ड की जाएंगी गवर्नमेंट के आगे या फिर बेसिकली सिटीजन्स के आगे इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट. और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल करने के लिए और गवर्नमेंट बनाने और ना बनाने का जो तरीका है, तोड़ने का तरीका है, खत्म करने का तरीका है, ऑल दैट हैपन्स इन दी पार्लियामेंट. इसके बिना कोई डेमोक्रेसी होती ही नहीं है. एवरी कंट्री हैज सम सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट और दी अदर. नाउ देर इज अ बाईकैमरल स्ट्रक्चर एंड द रिप्रेजेंटेशन. बाईकैमरल का मतलब होता है जहां पर दो ग्रुप ऑफ लोगों का दो असेंबली बना रखी हूँ. ठीक है, सो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द लोकसभा, ऑल्सो कॉल्ड एज द हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा इट्स लिटरल ट्रांसलेशन. और अनदर इज कॉल्ड एज द राज्यसभा, विच इज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. यानी कि जो हमारे देश के राज्य हैं, काइंड ऑफ उनके रिप्रेजेंटेटिव. तो राज्यसभा का पर्पस होता है कि भाई स्टेट के इंटरेस्ट को मेंटेन करे, और लोकसभा जो है वो बेसिकली एक प्रकार से इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होती है जो कि गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में रखती है और गवर्नमेंट को होल्ड करती है. ये छोटी छोटी सी बातें हैं. उसके बाद पार्लियामेंट के एग्जैक्टली फंक्शंस क्या होते हैं, लॉ बनाना, गवर्नमेंट के ऊपर ओवरसाइट रखना, गवर्नमेंट के ऊपर फिनेंशियल अथॉरिटी रखना, लोगों को रिप्रेजेंट करना, इंडिया के जो मेन इंटरेस्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके बारे में डिबेट करना. कुछ इलेक्टोरल और कुछ जुडिशियल रोल्स भी हैं, एज इनकी प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कैग को, यूपीएससी के मेंबर्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को जो हटाने का प्रोसेस है, दैट इज डन बाय द पार्लियामेंट. एंड देर इज अ स्लाइट लॉ मेकिंग प्रोसेस कि आखिर देश के अंदर कानून बनते कैसे हैं. विल एक्चुअली डू दैट इन डिटेल. देन एग्जीक्यूटिव, ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है. पार्लियामेंट गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखता है, ओवरसाइट रखता है, अकाउंटेबिलिटी रखता है, रिस्पॉन्सिबल रखता है उसको. हाउ डू दे डू इट? वेल, देर आर सम वेज टू डू इट. वो जो तरीके होते हैं, जिस तरीके से क्या क्या सिचुएशन है, इट्स समथिंग एनालॉजिकल टू, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो व्हाट इंश्योर्स कि आप पढ़ाई करें. बट जैसे टीचर्स टेस्ट लेते हैं, दैट्स वन वे टू डू इट. टीचर्स आपका वाइवा लेते हैं, दैट्स वन अदर वे. सेमेस्टर एग्जाम्स, ओके, दोज आर द थिंग्स. तो उसी प्रकार से पार्लियामेंट के पास भी कुछ पावर्स और कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखती है. देर इज पार्लियामेंट फंक्शंस थ्रू द कमिटीज. अंदर के बारे में उसके एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड एंड जस्ट जनरल सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्लियामेंट. बस इतना सिंपल सा चैप्टर है ये, द लेजिस्लेचर. Right? So, even if we begin, even before I begin, just get to understand legislature का मतलब क्या होता है. Law making body. This is what the word is. Law making body. So, law making body जरूरी नहीं है सिर्फ पार्लियामेंट हो. Even the विधानसभा also can be made a parliament. So, legislature एक overarching word है, एक प्रकार से एक प्रकार का एडजेक्टिव है. पार्लियामेंट जो है वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका नाम, विधानसभा जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का नाम होता है. राइट? सो लेट्स सी. सो दिस चैप्टर विल एक्चुअली टेल अस कि सबसे पहले तो लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है. कोई खास नहीं है, ठीक है, लॉ बनाता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखता है एंड ऑल दैट बेसिक स्टफ. देन द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. क्या क्या फंक्शन है और एग्जैक्टली पावर क्या है. एक छोटा सा लॉ मेकिंग प्रोसीजर विच बिलीव मी इज वेरी सिंपल कि देर आर टू हाउसेज इन द पार्लियामेंट. सो बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, फिर वहाँ से पास होता है, फिर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वहाँ से पास होता है, एंड देन द प्रेसिडेंट साइंस इट. सो जो ये 3 स्टेप प्रोसेस है इसको लॉ मेकिंग प्रोसेस कहते हैं. हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव.
and how the parliament regulates itself. अगर आपको इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसके जो प्रीवियस 4 चैप्टर्स हैं आप उनको एक बार देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार याद दिला देता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी नहीं करोगे तो जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, बड़ी बुक्स होती हैं, उनको पढ़ने में डिफिकल्टी आती है। यू कैन डू इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट, यू कैन, बट इट्स जस्ट बेटर टू डू समथिंग बेसिक। देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन, राइट? कॉलेज में जाने से पहले हमें 12 साल की स्कूलिंग करनी पड़ती है, तो कोई तो पर्पस होगा। छोटी सी बात है, चीज़ों को समझने का एक सिंपल सा तरीका होता है, स्टार्ट सिंपल एंड देन बिल्ड अप ऑन दैट। दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग हियर नाउ। सबसे पहले की ज़रूरत क्यों है यार, पूरे के पूरे कंट्री ने ये पार्लियामेंट बना क्यों रखा है? व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस? द फर्स्ट वन इज लॉ मेकिंग, दैट इज नॉन डिबेटेबल, इट्स लिटरली इन द नेम लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब जो लेजिस्लेशन बनाता हो, एंड लेजिस्लेशन इज द टेक्निकल टर्म फॉर द लॉ। लॉ को लेजिस्लेशन कहते हैं। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग तो नहीं होता है, इट इज़ वन फंक्शन। लेजिस्लेचर का एक फंक्शन है कि भाई लॉ बनाएंगे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पर्पस। बहुत ही एक्साइटिंग, मतलब कि थोड़ा सा रेडिकल टाइम होता है, वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं कोई भी। तो चीज़ें देखने की वाली बात होती है। कोई भी डेमोक्रेसी इज इनकंसीवेबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। लाइक इफ आई आस्क यू टू इमेजिन डेमोक्रेसी, there is no way to do it without having a legislature. This is the center point where the democracy basically functions. तो डेमोक्रेसी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम कहीं पर जाके उसको पकड़ के, हाथ से पकड़ के कहीं से ला सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उसकी जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, हाउ डू यू डू दैट? वेल द टूल, एंड द टूल टू डू दैट वुड बी अ पार्लियामेंट। सो इट इज़ द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब बड़े सारे से देश हैं, ऐसी बात नहीं है। जस्ट टू स्टार्ट अ डिबेट, लेजिस्लेचर्स आर बेसिकली लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव, विच मीन्स जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल, एंड जनरली स्पीकिंग हम पार्लियामेंट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इंडिया के अंदर भी जो कैबिनेट है वो ज़्यादातर पॉलिसीज़ को इनिशिएट करते हैं, गवर्नेंस का एजेंडा सेट करते हैं, और दे बेसिकली स्टार्ट दी होल। जो भी देश में हो रहा होता है वो डिसीजन जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, एंड लेजिस्लेचर is there, but the importance is basically missing. Now, even the strong cabinets, चाहे कितना भी कोई भी पावरफुल कैबिनेट हो, दे मस्ट रिटेन द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। स्ट्रॉन्ग लीडर को भी पार्लियामेंट में आना पड़ता है और कुछ ना कुछ तो आंसर्स उसको भी करने पड़ेंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई पार्लियामेंट always stays at the central of the democracy. It is recognized as the most democratic and open forum of the debate. On the account of its composition, it is the most representative also, और सबसे ज्यादा पावर है और डिसमिस करता है गवर्नमेंट को। देखो ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली। मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करवाने की, तो थोड़ा सा आइडिया है। दो द कॉन्सेप्ट वुड एक्चुअली भी इन फ्रंट ऑफ अस थोड़ी देर बाद, लेकिन एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में बोला क्या जा रहा था। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री एक्चुअली में। देर इज अ प्राइम मिनिस्टर प्लस देर इज अ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ओके, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ग्रेट। अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही कैबिनेट भी होता है। सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट का इतना मतलब होता है कि इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को कैबिनेट कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस पर से। कैबिनेट कोई अलग चीज नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टोटल 81 मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट इज बेसिकली जस्ट द टॉप 30 मिनिस्टर्स ऑफ दैट। इज दैट इज द ओनली थिंग। सो जब हम कहते हैं ना कि कैबिनेट डिसाइड्स ईच एंड एवरीथिंग, कैबिनेट डिसाइड्स पॉलिसी, तो देश के अंदर कोई भी काम जो हो रहा है, देश के अंदर कुछ भी डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, वो प्राइमरली स्पीकिंग इन 30 लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर का जो कैबिनेट होता है वो लेता है, तो नेशनल लेवल पर ये लोग डिसीजन लेते हैं। सो इन 30 लोगों के द्वारा, और प्राइमरली प्राइम मिनिस्टर इनके लीडर हैं तो प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, ये डिसाइड करते हैं पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, कि देश के अंदर कानून कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, किस कानून को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कौन सा कानून हटा देना चाहिए। ये डिसीजन भी बेसिकली इन 30 लोगों के द्वारा दिया जाता है। सो जब ये डिसीजन ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इनको जाना पड़ता है पार्लियामेंट, क्योंकि लॉजिकली दीज पीपल ऑल्सो बिलोंग टू दी पार्लियामेंट। तो सपोज करो इन्होंने कोई पॉलिसी डिसाइड कर ली, और इन्होंने कोई डिसाइड कर लिया कि एक कानून बनाना चाहिए, कि ये लॉ बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें एक राइट टू वर्क प्रोवाइड करना चाहिए हमारे नागरिकों को, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको काम करने का अधिकार है, एंड इफ द जॉब इज नॉट अवेलेबल वी शैल एंश्योर दैट दे गेट द जॉब। ऑलराइट, हाउ डू यू डू इट? यू विल हैव टू मेक इट इनटू अ प्रोग्राम। उसको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा या उसको लॉ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दीज पीपल विल बेसिकली टेल टू देयर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है और जो डिपार्टमेंट है, उनके अंदर जो बैठे हुए आईएएस और जो आईपीएस होते हैं,
जिनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उनको ये बोलेंगे कि यार एक लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करो, ओके, मेक अ डॉक्यूमेंट जिसको बेसिकली हम कन्वर्ट करके लॉ बना देंगे। सो दीज पीपल गिव द डॉक्यूमेंट एज द बिल, इसको एक डॉक्यूमेंट को बना देते हैं विच इज कॉल्ड एज द बिल। एंड वंस दैट बिल इनके पास जाता है, ये इसको अप्रूव कर देते हैं। ये तो हो गया हाफ काम। ये आधा काम होने के बाद दीज पीपल विल कम टू द पार्लियामेंट। नाउ पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा है 543 लोगों की, एक राज्यसभा है 245 लोगों की। सीम्स लाइक अ प्लान, राइट? देन दे विल इंट्रोड्यूस, ये बिल लेके इस लोकसभा में आएंगे, यहाँ पे बिल लेके लोकसभा में आए और इनसे पूछेंगे, दैट बिल वुड बी पुट इन फ्रंट ऑफ द 543 पीपल एंड दे विल डिस्कस अबाउट इट कि यार ये पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ लोग तो सेम ही है, मतलब कि दीज आर द पीपल, 81 लोगों में से कुछ लोग तो लोकसभा के अंदर ही होते हैं, तो वो कुछ फेवर में पॉइंट्स देंगे कि हम ये बिल इसलिए ला रहे हैं, हमारा ये पर्पस है। फिर इसी के अंदर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ लोग होंगे, वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई वाह बड़ा अच्छा बिल है, यस दिस मेक सेंस, ऐसा होना चाहिए। फिर इन्हीं लोकसभा के अंदर कुछ अपोजिशन के भी मेंबर होंगे, राइट? देर आर सम पीपल हु अपोज, तो वो अपोजिशन के कुछ काउंटर पॉइंट्स में पुट करेंगे कि ये बिल है लेकिन इसके अंदर ये कमी है, यू शुड ऐड दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो। ऐसे कर करके ये जब बिल का डिस्कशन होगा, फिर फाइनली एक दिन इसके ऊपर वोटिंग कराएंगे कि लेट्स वोट कि ये बिल बनना चाहिए या पास नहीं होना, पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मेजॉरिटी मान गई तो हम बोल देंगे कि बिल हो गया पास, एंड देन दे विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। उसके बाद ये राज्यसभा में इस बिल को ले जाएंगे, इससे ये 245 लोगों के सामने बिल को रखा जाएगा। द सेम थिंग हैपन्स, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके कुछ मेंबर्स राज्यसभा में भी होते हैं, उसमें भी बेसिकली वो पॉइंट आउट करेंगे, दे विल पुट पॉइंट्स इन द फेवर, और कुछ अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, दे विल एक्चुअली काउंटर पॉइंट, एंड देन फिर उसके बाद डिस्कशन करने के बाद इसके ऊपर वोट करवाएंगे। वोट करने के बाद फिर दोबारा से इस बिल को वहां से वोटिंग करके पास करवा दिया जाएगा। सो राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास हो गया, एंड देन दे विल सेंड इट टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विल गिव द असेंट टू इट। तो यहाँ पे जो कैबिनेट में इधर जो डिसीजन लिया गया था कि यार एक चीज को हम लॉ में बदल देते हैं, राइट टू वर्क को इसको कानून में बदलना, ये हमारे देश की पॉलिसी होनी चाहिए वेलफेयर करने के लिए लोगों का। तो पहले तो ये अपने मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनसे डिस्कस करेंगे, ये सब लोग डेटा कलेक्ट करेंगे कि देश में कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अगर हम ये प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, उसकी सब प्लानिंग व्लानिंग बनाएंगे। फिर वो सारी की सारी रिपोर्ट वापस इनके पास जाएगी, डिपेंडिंग ऑन देयर सेटिस्फैक्शन दे विल से कि लेट्स डू दिस। जब ये करने के बाद वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करके वो बिल का डॉक्यूमेंट जो है वो बिल का डॉक्यूमेंट लेके बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, एंड देन पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट से साइन करा के दैट बिल बिकम्स लॉ, बिल बन जाता है लॉ। दिस इज व्हाट दिस कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस। नाउ इसके अंदर कहने की क्या बात है, व्हेन दिस सेज दैट द लेजिस्लेचर आर लूजिंग द सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव, व्हाट इट मींस इज दैट कि टेक्निकली इनके पास बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, दिस लेजिस्लेचर शैल हैव अ लॉट ऑफ पावर। हावेवर एक्चुअली में सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं, क्या पॉलिसी होगी वो इधर डिसाइड हुआ, क्या लॉ बनेगा वो भी इधर डिसाइड हुआ। सो देर इज अ सिचुएशन की लेजिस्लेचर की जो सेंट्रल प्लेस है वो सेकेंडरी हो चुकी है। कैबिनेट पॉलिसी को इनिशिएट करता है, एजेंडा बनाता है, और उसके बाद जो वो चाहता है वही करता है। दिस हैज लेड टू क्रिटिक्स की पार्लियामेंट थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इवन जो कैबिनेट्स होते हैं, यानी कि ये जो लोग हैं, ये पावरफुल होने के बावजूद भी किसी भी सिचुएशन में इनको लोकसभा में मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, राइट? यहाँ पे मेजोरिटी नहीं होगी तो ये काम थोड़ी ना कर पाएंगे। सो इनवेरिएबली ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट का कोई काम रहे नहीं है, काम तो है ही है। स्ट्रांग लीडर को भी पार्लियामेंट में आके जवाब तो देने पड़ेंगे। वो जो बिल है, पॉलिसी है, पार्लियामेंट के अंदर आएगी, अपोजिशन वाले वहां पर सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। हेयर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल, क्योंकि इस पार्लियामेंट का जो फोरम है इस पे किसी भी प्रकार का डिबेट हो सकता है। नाउ इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें पावर होती है डिसमिस करने की गवर्नमेंट को। रीजन बीइंग, एक तो सबसे पहले जो ये सब के सब लोग हैं ये ऑल ओवर इंडिया से इलेक्ट किए जाते हैं। इट ऑल्सो हैज द एस शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन। सो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो हमारा ये वाला सेक्शन होता है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन दिस काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, वो तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से बेसिकली किसी को भी बना सकते हैं। सो नेवरदलेस, व्हाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? अब बेसिकली गुड क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में किसी के दिमाग में आता है भाई ये दो क्यों हैं, ये लोकसभा क्यों है और ये राज्यसभा क्यों है, दिस इज द पर्सन। एक तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन इसका एक सिंपल सा है कि एक तो हो गया लोकसभा, ठीक है, लोकसभा बना दिया हमने 543, ऑल ओवर इंडिया से हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन दिया। सो दिस बिकम्स काइंड ऑफ असेंबली ऑफ द पीपल। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग बेसिकली पूरा का पूरा 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं। सो व्हेन दीज 543 पीपल आर स्टैंडिंग समवेयर, इट्स बेसिकली इंडिया दैट इज स्टैंडिंग देयर, असेंबली ऑफ ऑल द पीपल। हावेवर अगर हम देखें, हमारा देश एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो करता है विच इज कॉल्ड एज द फेडरलिज्म।
ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज द फेडरलिज्म, विच मीन्स कि देर इज अ कंट्री एंड देन देर आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द स्टेट ऑल्सो। ये पूरा का पूरा कंट्री है और उसके अंदर आते हैं स्टेट्स। नाउ ये प्रोसेस जो है इसको अच्छी तरह से एफिशिएंटली चलाने के लिए वी गॉट टू डिसाइड कि भाई जो एज अ कंट्री है इसके पास क्या पावर होनी चाहिए, व्हाट इज द पावर्स ऑफ इट, एंड जो ये स्टेट्स बनाई हैं इनके पास क्या पावर होंगी, राइट। हाउ डू यू डू दैट? वेल दैट सिंपल आइडिया इज बेसिकली इनके पावर्स को डिफाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो, विच वी डिड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने शेड्यूल 7 के अंदर ये लिख दिया, मेक सेंस, लिस्ट बना दी भाई। यूनियन जो गवर्नमेंट है, यूनियन पार्लियामेंट जो है वो ये काम करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पार्लियामेंट जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो ये काम करेगा। इट्स अ वेरी क्लियर कट फैक्ट। लेकिन ये रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ इसमें पंगे भी हो सकते हैं, लाइक देयर कैन बी सम इश्यूज ऑल्सो। तो इसको मेंटेन करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, एंड देर इज ऑब्वियसली अ जुडिशरी। जब भी इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सो यहाँ पे सॉल्यूशन करेगी जुडिशरी, राइट। नाउ द पॉइंट इज दिस, ये पूरे के पूरे कंट्री को तो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करती है लोकसभा, बट व्हाट अबाउट दीज स्टेट्स, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देयर पावर्स? तो ये पावर्स को, इनकी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा हाउस बना रखा है, राज्यसभा, 245 लोगों का, काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। तो एक तो डेमोक्रेसी है, ये है डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये बनाना पड़ा इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी कैसे करेंगे, एंड ये राज्यसभा बनाना पड़ा क्योंकि फेडरलिज्म कैसे करेंगे। ये दोनों के दोनों सिस्टम है, इसीलिए हमारे दो हाउसेज होते हैं स्पेसिफिकली। सो पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल, और द यूनियन लेजिस्लेचर, ये दोनों के दोनों सिनोनिम है। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज हैं, यानी कि दो हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं हमारे यहाँ पे। एक तो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑप्शन दे रखा है कि स्टेट्स कैसा भी बना सकती हैं। स्टेट्स अपना यूनिकैमरल यानी कि एक सिंगल हाउस का भी बना सकती हैं, और एक बाई कैमरल भी बना सकती हैं। 6 स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, विच मीन्स उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये जो देश के अंदर 6 स्टेट्स हैं, इनके यहां पर जाओगे तो यहां पर इनका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यहां पर दो ग्रुप ऑफ पीपल है। एक को बेसिकली जिसको कहा जाता है विधानसभा, एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज द विधान परिषद। विधान परिषद। नाउ इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द 22 स्टेट्स हैं, वहां पे जब जाएंगे तो हमारे वहां पे मिलेगी सिर्फ और सिर्फ विधान सभा। तो अगर आपने कभी सुना है तो बेसिकली एक तो आदमी होता है जो एमएलए होता है, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश का एमएलए हो गया, एंड देन देर इज समथिंग जो कि विधान परिषद, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके अंदर जो मेंबर होगा उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हेंस एमएलसी। सिमिलरली इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसीलिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधानसभा विधायक, राइट, उसी प्रकार से। सो यहां पर ये ऑप्शन है, स्टेट्स बना सकती हैं, और अगर कोई किसी को ड्यूअल करना है तो ड्यूअल कर सकता है, किसी को सिंगल करना है तो सिंगल कर सकता है, पर देश का बेसिकली ड्यूअल रहेगा ही रहेगा। तो जो कंट्री ज़्यादातर बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, सोसाइटी के सारे लोगों को देना पड़ता है, और साथ ही साथ जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पड़ती है। तो वो राज्यसभा का पर्पस है जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने का, और लोकसभा का पर्पस है सोसाइटी और सिटीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देने का। सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का दूसरा भी कुछ एडवांटेज है। एक तो सबसे पहले हर एक डिसीजन दोबारा से कंसीडर किया जाता है। लोकसभा में एक बिल पास होगा, यही वाला बिल राज्यसभा में भी पास होगा, सो देयर इज गोइंग टू बी ए स्लाइटली बिगर डिबेट, लार्जर डिबेट। एक हाउस डिसीजन लेता है तो दूसरे हाउस में भी जाता है, तो हर एक बिल और हर एक पॉलिसी को 2 बार डिस्कस करना पड़ता है, तो एक प्रकार से डबल चेक लग जाता है। इट्स काइंड ऑफ रिवीजन। क्या है यूपीएससी के क्लियर करने की सबसे बेसिक? रिवीजन। रिवीजन, किसी टॉपर से रिवीजन, किसी मेंटर रिवीजन, किसी टीचर से रिवीजन। सो लॉ बनाते वक्त भी एक रिवीजन का जो ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। अगर कोई एक हाउस जल्दबाजी में डिसीजन ले ले तो थोड़ा सा दूसरे में डिस्कशन, थोड़ा सा रिकंसिडरेशन हो ही जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ द राज्यसभा। नाउ ईच ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा का पीपल ऑफ इंडिया है और राज्यसभा का है स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है। Residents of the state elect members of the legislative assembly, and then the members of the state legislative assembly turn the member of the Rajya Sabha. So
मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे हमारे देश के 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 18 साल से ऊपर का आदमी वोट करने के लिए एलिजिबल होता है, तो बाकी 40 करोड़ बच्चे होते हैं, उनको वो वोट नहीं करते। सो देर आर 100 करोड़ वोटर्स, तो 100 करोड़ लोग वोटर्स हैं। तो ये 100 करोड़ लोग डायरेक्टली चुन लेते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे तो क्लैरिटी है हमको। आप वोट कर सकते हो अपने लोकसभा के मेंबर को डायरेक्टली। फिर यही 100 करोड़ लोग अपने अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो भाई जैसे ये 2 करोड़ हो गए अपने हरियाणा के, ये 20 करोड़ हो गए अपने उत्तर प्रदेश के, ऐसे कर करके हर एक स्टेट्स की पॉपुलेशन अलग अलग है। तो अपनी अपनी स्टेट्स की विधानसभा भी चुन लेते हैं ये लोग, अपने स्टेट का एमएल अपने एरिया का एमएलए भी इंसान अपने आप डायरेक्टली वोट करके चुन लेता है, एमएलए, राइट। एंड देन देर इज ए राज्यसभा एट द टॉप, राइट। राज्यसभा पार्लियामेंट में है, उसको ये 100 करोड़ लोग वोट नहीं करेंगे, ये एमएलए वोट करेंगे। दीज एमएलए विल इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो हमने चुना है बट इनडायरेक्टली चुना है, देर इज अ स्टेप प्रोसेस। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होती है और राज्यसभा लोगों के द्वारा ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज इट इज बीइंग इलेक्टेड बाय द एमएलएज। अब होता क्या है, देयर इज अ सिस्टम हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे बना रखा है। तो लोकसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, व्हाई देयर आर 543 मेंबर्स, ये हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, ये भी हम एक डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो डिसाइड करता है। एंड पॉपुलेशन के बेसिस पे लोकसभा की सीट्स डिवाइड होती हैं हर एक राज्य में। तो जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में 80 मेंबर्स को लोकसभा का वो मिलता है। उत्तर प्रदेश से 80 मेंबर्स लोकसभा में जाते हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन कम है, वहाँ से 10 मेंबर जाते हैं। ऐसे पॉपुलेशन के बेसिस पे सेम राज्यसभा का भी है। राज्यसभा में भी अलग-अलग डिवीज़न कर रखी है, तो हरियाणा से 5 मेंबर जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। गोवा से 1 जाता है, सिक्किम से 1 जाता है। पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा, विधानसभा के मेंबर। अच्छा, विधानसभा के जो मेंबर है वो भी एक प्रकार से पॉपुलेशन पे होते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हरियाणा की विधानसभा में 90 मेंबर होते हैं, पॉपुलेशन क्योंकि उसके अकॉर्डिंग है। और उत्तर प्रदेश की 403 मेंबर होते हैं विधानसभा में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए होंगे, पूरे हरियाणा में 90 एमएलए होंगे। वाई? क्योंकि ऐसा पॉपुलेशन है। ये जो सारी चीजें हैं कि कितने मेंबर कितने से चुनेंगे, कितनी सीटें होनी चाहिए, दिस इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, सेंसस के बेसिस पे डिसाइड होता है। पॉपुलेशन काउंट करो और पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सिस्टम बना दीजिए। विल कम टू दिस, ये हम आगे डिटेल में करेंगे, तो नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो हमें पता चल गया कि राज्यसभा का जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन, इसको सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और दूसरे में पॉपुलेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि यूएसए में भी ये राज्यसभा है, सेनेट, वहां पे 100 मेंबर होते हैं, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। उन्होंने सिंपल बोला कि हर एक स्टेट से 50 से स्टेट्स हैं उनके उधर, तो हर एक स्टेट से 2 मेंबर बन के सेनेट के मेंबर बन जाते हैं। तो ये हो गई सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टेट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट माना, एंड ठीक है, आप 2 मेंबर भेज दीजिए अपनी स्टेट से। तो वहां पे अगर स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ है तो भी 2 मेंबर आएंगे, स्टेट की पॉपुलेशन 10 लाख है तो भी 2 मेंबर आएंगे। इंडिया में हमने एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पे, यानी कि जहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा उतने ही रिप्रेजेंटेटिव बढ़ जाते हैं। यूएसए में हर एक स्टेट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो स्टेट्स की सारी इक्वालिटी रहती है। स्मॉल स्टेट होगी तो भी सेम रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, पॉपुलेशन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा यूएसए से डिफरेंट है। द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली लिखा हुआ है कि राज्यसभा में कितने मेंबर किससे जाएंगे। उसको अगर बढ़ाना है, कम करना है, तो वी विल हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वुड हैपन इफ अमेरिकन सिस्टम अपना ले। अब देखो, उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल दे रखा है, भाई उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की पॉपुलेशन और सिक्किम की है 6 लाख की पॉपुलेशन। तो सोचो, उत्तर प्रदेश से भी 2 लोग जाएं 20 करोड़ के बराबर के, और सिक्किम से भी 2 लोग जाएं 6 लाख के बराबर से। समहाउ और द अदर थोड़ा सा गलत फील हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले सोच रहे थे कि डजंट मेक एक्चुअली सेंस, तो लार्जर पॉपुलेशन है तो उनको लार्जर रिप्रेजेंटेटिव दे दो। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, तो वो 31 मेंबर भेजती है। और सिक्किम जो है, क्योंकि कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ से 1 मेंबर जाता है राज्यसभा में। नाउ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ द 6 ईयर्स। री इलेक्ट होते हैं, एक बार आप 6 साल हो गए फिर से बना दो, फिर से 6 साल हो गए, यू कैन कंटिन्यू, कितनी बार भी बन सकता है कोई राज्यसभा का मेंबर। ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम। एवरी 2 years 1/3 members of the Rajya Sabha basically complete and elections are held for one of these third seats.
देखो इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। लोकसभा के अंदर जो 543 मेंबर्स होते हैं ना, इनका इलेक्शन एक साथ होता है। लाइक यू यू इलेक्ट देम टुगेदर। ये साथ में इलेक्शन होगा, साथ में खत्म हो जाएगी अगर जिस दिन डिसॉल्व होगी, इकट्ठे इकट्ठे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। वेरएज राज्यसभा में एक सिस्टम हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है कि 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 2020 में 80 मेंबर रिटायर हो जाएंगे और न्यू 80 आ जाएंगे। बाकी क्या नाम है 140 जो होंगे, जैसे 160 जो होंगे वो कंटिन्यू करेंगे। फिर 2022 में फिर नेक्स्ट वाले 80 रिटायर हो जाएंगे, न्यू 80 आ जाएंगे। फिर 2024 में नेक्स्ट वाले 80 रिटायर हो जाएंगे, न्यू 80 आ जाएंगे, और ऐसे साइकिल चलती रहेगी, राइट। तो 6 साल का सिस्टम बना हुआ है। तो हर 2 साल के बाद इवन है, हर 2 साल के बाद 80 1/3 के करीब लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर वहीं इलेक्शन हो जाते हैं। तो राज्यसभा का इलेक्शन ना कंटिन्यूअसली 2-2 साल के बाद होता है। लोकसभा का तो इलेक्शन होगा 5 साल, जब भी इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, वरना बीच में भी किया जा सकता है अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो। लेकिन राज्यसभा का हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होते रहते हैं। जो जो आदमी का 6 साल का टर्म हो गया उसको हटा दिया, नए वाला उसकी जगह ले लिया, फिर उसके बाद ये 6 साल के बाद ही खत्म होगा, ऐसे कंटिन्यू कर करके। सो राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्व। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई राज्यसभा का मेंबर रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो वर्ड डिसॉल्व है ना, ये एक टेक्निकल वर्ड है। बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा जैसे ग्रुप को खत्म करने का, उनका जो टर्म है उसको एंड करने के टेक्निकल टर्म को कहते हैं डिसॉल्व। तो जब लोकसभा खत्म होती है तो 543 के 543 लोग एक साथ, उनका जो क्या नाम है इलेक्शन है उसको खत्म कर दिया जाता है। एंड जीरो हो गया भाई, खत्म, आपका 5 साल के लिए थे आपका गेम हो गया। उस वर्ड को टेक्निकली कहते हैं डिसॉल्व। तो वो पूरा का पूरा लोकसभा एक दिन में डिसॉल्व होता है, एग्जैक्ट एक मोमेंट पे। 543 सबका खत्म एक साथ। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में एक आदमी का 6 साल का टर्म हुआ है, बाकियों का कुछ और बचा होगा, किसी और का फिर खत्म हुआ, किसी और का बचा होगा, 1/3 करके चल रहा है, तो उसको परमानेंट हाउस कहते हैं। एडवांटेज ये है कि जब लोकसभा भी डिसॉल्व हो, इलेक्शंस भी नहीं हुए हों, तब भी राज्यसभा बेसिकली रहती है, और अगर कुछ काम करना हो तो राज्यसभा के थ्रू कराया जा सकता है। इसके अलावा ये जो 245 मेंबर्स हैं, इसकी एक यूनिक सिचुएशन है कि 233 का तो इलेक्शन होता है, एंड 12 लोग जो हैं उनको कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। दीज पीपल आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। लोकसभा में नहीं है, लोकसभा के अंदर सारे के सारे लोगों का इलेक्शन होगा 543 का, नोबडी वुड बी नॉमिनेटेड। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इन मेंबर्स को, और ये जो नॉमिनेशंस है दे आर मेड अमंग्स दोस पर्सन। क्या है ये वर्ड याद करने, दिस इज ये मतलब ऐसा कुछ मजाक में नहीं है, फैक्ट है कि लिटरेचर में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, साइंस में किया है, आर्ट में किया है, सोशल सर्विस में किया है, यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट इन दीज 4 थिंग्स। अगर आप कुछ अच्छा करते हो इन चारों के चारों फील्ड में, तो प्रेसिडेंट आपको राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं 6 साल के लिए। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था किस बेसिस पे? क्योंकि वो तो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट तो इसमें दिया नहीं हुआ है। लिटरेचर मानेंगे, साइंस मानेंगे, आर्ट मानेंगे, सोशल सर्विस में, चलो फाइंड आउट करो इस बात को। दूसरा हो गया लोकसभा, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी है कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाएं जो होती हैं, इनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द एंटायर कंट्री। मतलब इलेक्शन करने के लिए पूरे के पूरे देश को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, इक्वल इक्वल पॉपुलेशन की। और मतलब पूरे देश को आप समझिए पूरा का पूरा देश है, और ऐसे कर करके ज्योग्राफी में बता पाए कि टोटल मतलब देश के टोटल 543 ज्योग्राफिकल हिस्से करने हैं एक प्रकार से। और फिर वो जो ज्योग्राफिकल हिस्सा होगा इसमें करवा देगा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन। तो इसके अंदर इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब एक ही कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। और जब उन उन सारे के सारे उस पूरे एरिया में से सबके सब जिन्होंने इलेक्शन का नॉमिनेशन भरा है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आ गए वो आदमी जीत गया, वो बन गया लोकसभा का एमपी। सो वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड थ्रू ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। सबकी वैल्यू ऑफ वोट एक, सबकी वोट होगी। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है हमारे देश में। ये 1971 में डिसाइड किया गया था, उसके बाद से अब तक चेंज नहीं किया गया है, राइट। हमारी पॉपुलेशन तो 150 करोड़ हो गई है, लेकिन 1971 में हमारी पॉपुलेशन थी 54 करोड़ 30 लाख। उसी के बेसिस पे वो सिस्टम अभी चल रहा है, उसको हमने थोड़ा सा फ्रीज किया हुआ है। इट वुड चेंज अभी अगली बार जब सेंसस होगा 2026 में, या कभी भी जब सेंसस होगा, तो ये नंबर जो है लोकसभा के 543, इसको बढ़ा के बेसिकली और 800 900 हज़ार के करीब किए जा सकते हैं। पॉपुलेशन के बेसिस पे ये बढ़ाए जाएंगे, पर ये अभी फिक्स है। जो अभी सिस्टम चल रहा है, जितने भी विधानसभा के मेंबर हैं और या फिर राज्यसभा के मेंबर हैं या लोकसभा के मेंबर हैं, ये सब कुछ 1971 के सेंसस के बेसिस पे चलता है।
ठीक है, वो उसको फ्रीज कर दिया एक लॉ के द्वारा कि फॉर द टाइमिंग लेट्स जस्ट होल्ड ऑन टू दिस, इसी को फॉलो करते हैं, बाद में इसको अभी जल्दी जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा 5 साल के लिए बनती है, दिस इज द मैक्सिमम। इससे पहले खत्म कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। मतलब नेशनल इमरजेंसी होगी तो इससे ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है, बट जनरली स्पीकिंग वो 5 साल के लिए ही बनती है। नाउ इसको खत्म कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स से पहले पहले, अगर कोई पार्टी और कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल दे कि भाई लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और नए इलेक्शन करवाइए, सो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी पे होता है ये। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो बेसिकली कल इलेक्शन करवा सकते हैं ये खत्म करा के। ठीक है, छोटी सी बात हो गई। तो इन दोनों को ये मिलके लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इसको कहते हैं पार्लियामेंट। बट वैसे फुल टेक्निकल अगर कॉन्सेप्ट पे बात करें तो प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होना चाहिए। इन तीनों को मिला के कॉन्सेप्चुअली बनता है हमारे देश का पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? ये पार्लियामेंट बन तो गया, ये दोनों के दोनों हाउसेस सेम काम करते हैं या थोड़ी सी पावर में डिफरेंसेस है? नाउ 90% दे आर सेम, 10% थोड़ा सा पावर के अंदर डिफरेंस है, राइट? वैसे मोटा मोटी सेम काम करते हैं, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम डिट्टो, सब कुछ सेम है, मोटा मोटी हल्का फुल्का सा डिफरेंस है 10% का। तो सबसे पहले छोटी सी बात है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। एक तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इनेक्ट करता है, लेजिस्लेशन का मतलब लॉ बनाता है, ठीक है? चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, बस लेजिस्लेशन को अप्रूव करता है। एक्चुअली में वो बनती है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। तो अगर आपको ये वाला मैप पहले नहीं समझ आया था तो इसको बेसिकली मैं यही समझा रहा था यहाँ पे कि भाई ये है मिनिस्टर लोग, ठीक है? दीज पीपल आर मिनिस्टर्स। कॉन्सेप्ट ये देंगे कि हमें ये करना है, उसके बाद असली में जो लॉ, जो बिल, जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो ये मिनिस्ट्री और आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेसी वाले लोग बनाएंगे। रिसर्च का डेटा वेटा लेके सब कुछ काम वाम यहाँ देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो डायरेक्ट करता रहेगा। ये कुछ आइडिया देंगे, नहीं नहीं ये नहीं करना यार, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, ये भी नहीं करना, अच्छा ये कर, दे विल जस्ट सजेस्ट दैट। फिर ये असली काम जो ब्यूरोक्रेसी, जो रिटर्न काम और पीछे से बैकग्राउंड का जो काम है वो करता है आईएएस और आईपीएस। भाई इसीलिए तो तुम आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो। वेयर डू यू थिंक ऑल दैट impulse is coming of becoming an IAS? सिर्फ जॉब थोड़ी ना चाहिए, यू विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द इंडिया। उसके बाद जब ये बिल विल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो उस बिल में होगा क्या और बेसिकली किस दिन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सब के सब कैबिनेट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता है अनटिल अनलेस कैबिनेट वाले लोग चाहें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू कैबिनेट इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वर्ड ना इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कभी कभी खाली प्राइम मिनिस्टर भी बोल दो तो भी चल जाता है। तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहां पर भी लिखे हो सेम मतलब होता है इनका, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो तो वो भी बेसिकली सेम ही बात है। खाली प्राइम मिनिस्टर भी लिखा हो तो टेक्निकली एक प्रकार से यही बात है। प्राइम मिनिस्टर भी मतलब एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, उसने जो बोल दिया वो बोल दिया, कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे जो रुकावट कर सकता हो। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। तो रीड दिस सेंटेंस कि कोई भी अप्रूव पार्लियामेंट में बिल नहीं आता एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बिना, कोई भी कैबिनेट की मर्जी के बिना नहीं आता, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना नहीं आता, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मर्जी के बिना नहीं आता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर के मर्जी के बिना बिल नहीं आता है पार्लियामेंट के अंदर। ये सब एकदम कॉमन सिनोनिम है, दीज वर्ड्स कैन रिप्लेस ईच अदर, और इसका बेसिकली एक ही मतलब बनेगा। मेंबर्स जो मिनिस्टर के दो अलग मतलब जो अदर देन द मिनिस्टर्स जो मेंबर्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल, बट उनको पास होने का कोई संभावना नहीं है। देखो इसको कॉन्सेप्ट को मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, कहना क्या चाहता है। देखिए एक बार यहीं पे फिर दोबारा से हम एक्सटेंड करते हैं। ये हो गया भाई हमारा लोकसभा और ये हो गया हमारा राज्यसभा, ठीक है? दिस इज लोकसभा के 543 लोग हो गए और ये राज्यसभा के 245 लोग हो गए। इसको क्या बोलेंगे भाई, हमारे वो पूरा का पूरा बन गया ये लेजिस्लेचर। अब क्या है कि इसी में से प्राइम मिनिस्टर होता है। ये टोटल कितने हो गए, 788 लोगों को बोल रहे हैं मिलके लेजिस्लेचर, ठीक है? इसी के अंदर से एक आदमी को बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, बन जाएगा भाई प्राइम मिनिस्टर। और फिर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी पड़ती है, अपनी मंत्रिपरिषद चुनना पड़ता है। तो वो टोटल 80 और लोग ले सकता है, मतलब कि देयर इज ए लिमिट। एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 81 लोगों का होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है कैन बी ओनली ऑफ 81 मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम 81 बोलना गलत है, करेक्ट जो बोलना होगा वो होगा 15% ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा 543 की है, तो इसीलिए 15% ऑफ लोकसभा 81 आ रहा है।
अगर लोकसभा का नंबर बढ़ा दो ना तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 15% ऑफ लोकसभा है, नॉट द 81। 81 इज नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए 15% ऑफ लोकसभा। तो हमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा 80 और मेंबर मिनिस्टर्स, 80 और मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं, ये 543 में से सपोज कीजिए कि 300 मेंबर बीजेपी के हैं, ठीक है, 300 मेंबर बीजेपी पार्टी के होंगे, और ये 245 में से भी मान लेते हैं 100 मेंबर बीजेपी के हो गए, ठीक है, बाकी दूसरे वालों के हो गए। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो अपना मिनिस्टर्स बनाएंगे, वो मिनिस्टर्स में से कुछ लोग लोकसभा से ले लेंगे। सपोज करो भाई लोकसभा से 60 मेंबर्स को मिनिस्टर बना दिया, और यहां से 20 मेंबर को मिनिस्टर बना दिया, राज्यसभा से भी ले सकते हैं, कहीं से भी बना लिया, इसको बोलेंगे भाई एग्जीक्यूटिव। लेकिन लोकसभा से तो सिर्फ 60 मेंबर जो हैं वो मिनिस्टर्स बने, ये बाकी 240 लोग, इनको क्या बोलेंगे? तो ये 240 का जो ओहदा होता है वो हो गया, ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे आर अदर मेंबर्स। यहाँ पे जो ये बोल रहा है ना कि कहाँ गया, नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स, मंत्रियों के अलावा। तो इन लोगों को, इन 80 लोगों को तो बोल दिया मंत्री, ये तो हो गए मंत्री यानी कि मिनिस्टर्स, एंड दीज अदर पीपल ये हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। तो बीजेपी का ही आदमी, उसको भी अदर अदर देन मिनिस्टर हो गया, वो अपोजिशन का भी वही हो गया। ये कांग्रेस के जो बाकी बचे हुए यहाँ पे कांग्रेस के भी मेंबर्स होंगे, दे आर ऑल्सो अदर देन मिनिस्टर्स। यहाँ पे दूसरी एसपी के, आम आदमी पार्टी के, बीएसपी के, जिस भी पार्टी के लोग होंगे वो सबके सब अदर मेंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज करना कि बीजेपी के मेंबर्स बेसिकली कुछ हो, सारे बीजेपी के मेंबर्स मिनिस्टर्स नहीं होते। सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी, दैट ऑल द मिनिस्टर्स आर एमपी, ऑल मिनिस्टर्स आर एमपी, बट ऑल एमपीज आर नॉट मिनिस्टर्स। हर एक सांसद मंत्री नहीं होता है, हर एक मंत्री सांसद होता है, राइट, ग्रेट। तो बिल जो है, असली में पावर कौन है, किस आदमी के पास है? पावर है एग्जीक्यूटिव यानी मंत्रियों के पास, यानी मिनिस्टर्स के पास, इन्हीं को गवर्नमेंट कहते हैं, पावर इनके पास है। ये जिस बिल को लेके आना चाहते हैं वो बिल को बेसिकली पास करा के कानून बना सकते हैं। इन प्रोसेस ये एमपी ला तो सकता है बिल को, जैसे राहुल गांधी बिल तो इंट्रोड्यूस कर देगा, लेकिन बिल पास नहीं हो सकता अनटिल अनलेस ये लोग ना चाहें। जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे कोई बिल पास भी नहीं होता है। इवन इनकी पॉलिटिकल पार्टी का भी, जैसे भाई बीजेपी का कोई मेंबर है, मंत्री नहीं है वो, लेकिन बिल इंट्रोड्यूस कर दे लोकसभा में, तो क्या वो पास हो जाएगा? पास वो तभी होगा जब इनकी तरफ से कंसेंट मिल जाएगा, इनकी कंसेंट के बिना बेसिकली वो पास भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, नाउ दिस पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन है यार, मेन क्या फंक्शन है इनका, गेम है कि कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव अर्थात एक प्रकार से these people, all these 788 people needs to control these 81 people। ये एक सेकंड, हाँ, नीड टू कंट्रोल दीज 81 पीपल। ये 788 पीपल हैं, ये इन 81 को, एग्जीक्यूटिव्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं। इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा ना आए। एंड हम थोड़ा सा देखते हैं अभी आगे डिटेल में चैप्टर में। फाइनेंशियल फंक्शन, गवर्नमेंट कौन, गवर्नमेंट पैसा खर्च करने वाला है, दैट इज द होल, वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट इज पैसा उड़ाओ भाई, है ना, इधर उधर ये प्लान करना है, वो प्लान, रोड बना देंगे, इधर हवाई जहाज खरीद डालेंगे, और मतलब कमाल कर देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे भाई चकाचक, लंदन बन जाएगा, न्यूयॉर्क बना देंगे हमारे देश को, ऐसा प्लान रहता है इनका परफेक्ट हमेशा 24 घंटे। ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कब गए थे लंदन और न्यूयॉर्क। एक बार मैं बड़ा सोच के बैठ के सोच रहा था कि टोक्यो बना दूंगा मैं अपने पूरे के पूरे इस देश की राजधानी को टोक्यो बना। तू कब गया टोक्यो? जब पूरे के पूरे जैसे दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। भाई तू दिल्ली को पेरिस बना देगा, हम कभी गए नहीं पेरिस, हमें क्या पता कैसा बन जाएगा, क्या पता पेरिस बहुत ही घटिया हो। हमने तो सिर्फ मूवीज में देखा है, मैंने तो मूवीज में भी अच्छी तरह से देखा, मूवीज में भी दो ही तो सीन दिखते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे पेरिस के अंदर ही बैठ जाते हैं मूवीज में भी जाके। भाई एक बार मैंने मिशन इम्पॉसिबल मूवी में पेरिस में देखा था, तो टॉम क्रूज बहुत तेजी से बाइक चला के चला गया, पीछे एफिल टावर देखा मैं इतना ही देखा। तो जब भी हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मैं कहा अंकल दिल्ली में रहने वाले 2 करोड़ लोग दिल्ली से बाहर गए नहीं है, उन्होंने बेचारों ने लखनऊ नहीं देखा है, उन्होंने भोपाल नहीं देखा है, क्या पता पेरिस कैसा है। तुम सिंपल ये क्यों नहीं बोल देते कि दिल्ली को साफ कर दूंगा, बाढ़ आएगी तो डूबेंगे नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छा एमसीडी सही कर दूंगा, पेरिस पर। बात तो गलत है। ऐसा तो है नहीं कि तुम पेरिस में पैदा हुए थे तो तुम हमें अलग से ठीक इमोशन हो जाता हूँ कभी, ठीक है, इट हैपन, होना चाहिए लाइफ में। तो पैसा आता कहाँ से है? तो पैसा यार सिंपल बात है, टैक्सेशन से। तुम ही पैसा दे रहे हो, ये सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस सब तुम्हारे पैसे के ऊपर जी रहे होते हैं कॉन्सेप्चुअली।
ऐसा तुम्हारे अलग से तुमसे पैसे लेके नहीं जाते, बट एट द एंड ऑफ द डे टैक्स तो हम ही देते हैं ना, और कहाँ से टैक्स आ रहा है। डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर होता है, दिस कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड इन द विच द वे द मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। इस बात का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है, ये मत सोच लेना कि कुछ अलग से और कोई कमाल की बात है। इस बात का ये मतलब है कि जो ये एग्जीक्यूटिव वाले लोग हैं, ये कोई भी टैक्स लगाने से पहले और कोई भी पैसा खर्च करने से पहले, मनी एक्सपेंडिचर खर्च करने से पहले, इनको पार्लियामेंट में जाके वो बिल को पास कराना पड़ेगा। सेंटेंस नहीं, बड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है, अच्छा लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन और गवर्नमेंट कैसे पैसा यूज करती है, ये सारा का सारा कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में। इस बात का मतलब क्या हुआ? सिंपल मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट वाले कुछ भी पैसा खर्च करते हैं, तो एक प्रकार से वो पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट में वो बिल जाता है, वो उससे अप्रूव करके उससे उससे एक बार मतलब क्या नाम है, अप्रूवल लेते हैं कि यार हम ये पैसा खर्च करने वाले हैं, मिल जाएगा। ऐसा कुछ रुकावट कभी भी नहीं हुई है, बट वो प्रोसेस जरूर बना रखा है। तो गवर्नमेंट कोई भी नया टैक्स जब इंट्रोड्यूस करती है, तो वो लोकसभा का अप्रूवल लेके जाती है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट प्रोग्राम। तो जितनी भी प्रोग्राम्स है भाई, सुरक्षा जननी योजना हो गई, जननी सुरक्षा योजना हो गई, हेल्थ हेल्थ के प्रोग्राम्स, एजुकेशन के प्रोग्राम्स, वर्क के प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम, डिफेंस के प्रोग्राम, सब की सब वो पार्लियामेंट में एक बार जाके डिस्कस होगा कि हम ये करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एन अकाउंट कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, और लेजिस्लेचर को मतलब देयर आर सिस्टम थोड़ा सा बता सकते हैं कि पैसा खर्च मत करो, गलत जगह पे मत लगाया करो, ठीक है। दिस इज डन थ्रू दी बजट एंड दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो क्या प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट को जो हम हर साल नहीं करते, 1 फरवरी को आ जाता है बजट आ गया, बजट आ गया, तो वो बजट का पर्पस क्या है? एक प्रकार से गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर आती है और ये बताती है कि हमने ये खर्चा किया एंड वी हैव स्पेंड ऑल दिस मनी। Second, obviously, there is a representation. Parliament represent the divergent views of regional, social, economic, religious groups. There is obviously a debating function. Parliament के अंदर डिबेट होता है, गवर्नमेंट वाले अपनी बात रखते हैं, अपोजिशन वाले अपनी बात बहसबाजी करते हैं। There is no limitation on its power of discussion, which basically means that inside the parliament हम कोई भी इशू को डिस्कस कर सकते हैं। Members are free to speak on any matter without fear. दिस मेक्स इज पॉसिबल कि पार्लियामेंट किसी भी इशू को कुछ भी डिस्कस कर सकता है। डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन होता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। बट इनसाइड द पार्लियामेंट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलमोस्ट हैव एन एब्सोल्यूट स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। किसी भी बारे में कुछ भी डिस्कस किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट के अंदर बोला गया है तो बाहर कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई केसेस वेसेस नहीं किए जा सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, पार्लियामेंट के पास ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की भी पावर है, राइट। वो सेम है, राज्यसभा बराबर होता है लोकसभा के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए कोई बिल आएगा तो लोकसभा विल हैव द सेम पावर, राज्यसभा विल हैव द सेम पावर। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है दोनों के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास की जाती हैं। इसके अलावा देर आर इलेक्टोरल फंक्शंस। पार्लियामेंट वाले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। जुडिशियल फंक्शंस होते हैं, तो जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ ये 788 लोग कर सकते हैं, राइट। दिस इज डन बाय दी अच्छा, खुद प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है, वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कैग भी लगा लो, यूपीएससी के मेंबर्स को तो नहीं लगा लेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा लो। प्राइमरली स्पीकिंग ये सारा का सारा जो सिस्टम है, नॉट यूपीएससी, 2 बार बोल दिया मैंने यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी वालों को पार्लियामेंट नहीं हटाता है, राइट। पावर ऑफ राज्यसभा, अब यहां पर डिस्कस ये सिर्फ ये है कि डिफरेंसेस देखना है कि किसके पास कितनी पावर है। लेट्स से द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट इन जनरल बराबर हैं दोनों के दोनों, लेकिन कुछ कुछ पावर में डिफरेंसेस होते ही हैं जो कि हम यहां पर देख। सो लोकसभा की पावर्स और राज्यसभा की पावर्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। प्राइमरली 90% ऑफ दैट इज सेम, बट हल्का सा क्या है, लोकसभा यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाती है। ये मनी बिल और नॉन मनी बिल्स दोनों के दोनों इनेक्ट कर सकती है। व्हाट डज दिस मीन इज दैट कि शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट है, एक तो यूनियन, एक स्टेट। यूनियन वाली वो जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट वाली वो जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एंड देन देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ कंकरेंट लिस्ट, जो कि कुछ ऐसा प्रकार है कि दोनों कर सकते हैं। इवन द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक द लॉ, इवन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक द लॉ। सो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाना। सेकंड, मनी बिल। मनी बिल वो वाला बिल होता है जो कि आर्टिकल नंबर 110 में दिए गए टॉपिक से रिलेटेड होता है या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, उसको मनी बिल कहते हैं। नाउ ये एक स्पेशल बात है कि जो मनी बिल है, यानी कि जिस भी बिल के अंदर टैक्सेशन लग रही होगी, कम हो रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी, बढ़ रही होगी, जिसमें गवर्नमेंट खर्चा करने वाली बातें कर रही होगी, ये स्पेशली लोकसभा की पावर है।
इसके अलावा बाकी राज्यसभा के पास बराबर है, कंसीडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स, मतलब कि नॉन मनी बिल्स के अंदर बराबरी है, अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकता है। इसके अलावा व्हेन यू विल सी एवरीथिंग इज बेसिकली इक्वल एंड नथिंग, देयर इज नो अदर डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। देन दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा कि इनको मनी बिल के अंदर प्रायोरिटी मिलती है। देन राज्यसभा की भी कुछ स्पेशल पावर्स होती है। राज्यसभा की कौन सी कुछ पावर है, ये स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, तो एनीथिंग जिससे स्टेट्स को अफेक्ट होता है वो बेसिकली इसके कंसेंट और इसके अप्रूवल की बात ही होता है। तो अगर शेड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट है और जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, अगर उसमें से कोई मैटर हटाना हो, स्टेट लेजिस्लेचर जिसके ऊपर लॉ बनाता है, अगर उसको हटाना हो तो स्पेसिफिकली राज्यसभा का अप्रूवल नेसेसरी होता है। इससे थोड़ी राज्यसभा की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नाउ लोकसभा क्या क्या करती है, ये एक्सक्लूसिवली लोकसभा के लिए, राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड और मनी बिल्स। तो मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बिगिन होंगे, सिर्फ वही बेसिकली उनको रिजेक्ट कर सकती है, वही उनको अमेंड कर सकती है। राज्यसभा में आते हैं बस अप्रूवल के लिए आते हैं, बट दे डोंट हैव एनी पावर इन दैट, एक फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा नॉट टू राज्यसभा। समटाइम्स व्हेन वी से कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, तो जनरली वो थोड़ा सा मिस नोमर है, वो गलत वर्ड है थोड़ा सा। एक्चुअली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि लोकसभा ही हटा सकती है, राज्यसभा नहीं हटा सकती। राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकती है बट दे कांट रिमूव इट। रीजन बीइंग, एक तो स्पेसिफिकली राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होती है, उसको एमएलए इलेक्ट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये पावर दे दी कि भाई ये गवर्नमेंट को तो ना हटा सके। डेमोक्रेटिक फॉर्म एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। तो जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनके पास ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पावर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे रिमूव होगी और फाइनेंसिस कैसे कंट्रोल होंगे। दो चीजें, मनी बिल से रिलेटेड और गवर्नमेंट के रिमूवल से रिलेटेड, एक्सक्लूसिव डोमेन लोकसभा का। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इक्वल बिटवीन दी राज्यसभा एंड दी लोकसभा। राज्यसभा का एक एक्सक्लूसिव स्पेशल डोमेन है कि अगर राज्यसभा यानी स्टेट से रिलेटेड कोई पावर्स होती हैं तो उसमें इनका कंसेंट चाहिए होता है। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, ठीक है, बेसिक फंक्शन पार्लियामेंट का लॉ बनाना ही है, एक डेफिनेट प्रोसीजर फॉलो होता है, वो बता देता हूं मैं आपको सिंपल सा। देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया लिखा हुआ है। नाउ दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स वेरी मच, ठीक है। जनरली स्पीकिंग, the idea of making a law would either originate in a ministry or either originate in the cabinet। या तो कैबिनेट वाले जो लोग हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक लॉ बना लेते हैं बढ़िया सा कोई, राइट, कैबिनेट वाले डिसाइड कर लेंगे। एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, दिस थिंग्स इज नॉट वर्किंग, एक सेकंड, होल्ड ऑन फॉर सेक, वन मोमेंट, हाँ बन गया बन गया। या तो कैबिनेट वाले, जस्ट अ मोमेंट, अगेन दिस इज हैंगिंग अगेन, ऑल राइट, दिस हैपेंस अ लॉट, तो पेन इज नॉट वर्किंग एनीमोर, नेवरदलेस। सो द थिंग इज दैट कि द कैबिनेट विल डिसाइड कि दिस हैज टू बी अ लॉ, या फिर मिनिस्ट्री कोई डिपार्टमेंट होता है वो सजेस्ट कर देता है कि सर ये चीज को लॉ में बना देनी चाहिए। देन इसको हम कैसे करते हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ कॉन्टेक्स्ट इसमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जो पहले वाला प्री प्रोसेस है वो इसके बारे में डिस्कस कर भी नहीं रहे हैं। दे आर एक्चुअली ओनली मेंशनिंग कि भाई बिल बनने के बाद वाली बात। सो वंस वो जो मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट होता है वो बिल बना देता है, वो बिल के साथ किस प्रकार से सिस्टम होते हैं। नाउ दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स। इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। तो मनी बिल हो गया तो सिर्फ लोकसभा में, लेकिन अगर कभी कोई दूसरा बिल बन गया है, कोई लॉ बनाना है, उसको कहीं पे भी लोकसभा राज्यसभा से स्टार्ट करोगे, वो बिल बनने के बाद कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर दो। जनरली स्पीकिंग, लोकसभा में गया राज्यसभा में, बिल किसी कमिटी को भेज दिया जाता है, या फिर खुद भी हाउस भी डिस्कस कर सकता है, या कमेटी को अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिल है तो किसी कमेटी को दे देते हैं, और अगर नहीं है तो नॉर्मली सीधा ये जो लोग हैं यही डिस्कस कर लेते हैं। अगर कमेटी को दिया है तो कमेटी रिपोर्ट दे देती है, कमेटी रिपोर्ट दे देती है तो उसके बाद हाउस उसके ऊपर डिस्कशन करता है। डिटेल्ड डिस्कशन होने के बाद बिल के ऊपर वोटिंग होती है, एक्सेप्ट कर लिया रिजेक्ट कर लिया, दूसरे हाउस के पास सेम टू सेम प्रोसेस दूसरे हाउस में होगा। एंड देन अगर वो भी पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट अप्रूव कर दे, बिल बिकम्स द लॉ। एनसीईआरटी ने बहुत ही वाहियात कॉम्प्लेक्सिटी से समझा रखा है, मैं बताता हूं, देखो क्या होता है। बिल इज ए ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। बिल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है कि भाई ऐसा लॉ बनना चाहिए। सो वंस द बिल इज ड्राफ्टेड, ये बिल कोई कैबिनेट मिनिस्टर ड्राफ्ट करवा के लाता है अपने डिपार्टमेंट से, ये बिल आएगा लोकसभा में या मर्जी से राज्यसभा में, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से स्टार्ट किया है, ओके, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनीवेयर। देन दो तरीके हैं, या तो हाउस के अंदर डिस्कस कर लो अगर नॉर्मल बिल है, अगर जरूरत पड़ती है तो किसी कमेटी को भी भेज देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, देन इट इज सेंट टू अ कमिटी और डिस्कस्ड, ये कमिटी का काम कर लिया या फिर डिस्कस कर लिया, ग्रेट। एंड देन इसके ऊपर वोटिंग होती है आफ्टर दैट, वोटिंग। ना वोटिंग में जब अगर मेजोरिटी वाले लोग एग्री कर गए तो ये बिल हो गया पास। देन सेकंड वाले पे गया राज्यसभा में, अगर पहले
लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्य, पहले राज्य से हुआ तो लोकसभा, एंड देन द सेम प्रोसेस है हियर हैपेंस। इंट्रोड्यूस होता है, कमेटी को भेज देते हैं, नहीं तो डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कशन करने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है, वोटिंग करने के बाद पास हो गया, देन द बिल इज बेसिकली सेंट टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे, असेंट कर देंगे। नाउ देयर आर ऑब्वियसली सेवरल अदर डिटेल्ड प्रोसेस, इसके अंदर भी छोटी मोटी और चीजें हैं, उनके बारे में हम देख लेंगे, अभी कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब जो ये बिल होते हैं कैसे कैसे होते हैं, जनरली स्पीकिंग टाइप्स ऑफ बिल्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट बिल। ये जो मंत्री या मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। इसके अलावा ये 81 लोग हैं, इनके अलावा कोई भी, चाहे सेम पॉलिटिकल, चाहे बीजेपी का एमपी ही बिल को इंट्रोड्यूस करता हो या फिर अपोजिशन का करता हो, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। और उसके बाद जो ये गवर्नमेंट बिल होता है, ये गवर्नमेंट बिल दो में डिसाइडेड है, एक तो नॉन मनी बिल, एक मनी बिल। मनी बिल की क्या खास बात है, जो कि आर्टिकल नंबर 110 से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो भी है वो नॉर्मल, उसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का बिल। अब ये मनी बिल हर साल 2-3 जाते ही जाते हैं, हर साल, एवरी ईयर 2 और 3। ये ऑर्डिनरी बिल कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 40, 50, एक साल में कितने भी पास कर सकते हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आज तक, पिछले 70-75 सालों में 106 बार ही पास किए गए हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। प्राइवेट मेंबर बिल पिछले 75 सालों में टोटल 14 पास किए गए हैं, और 1980s के बाद एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो रहा था 14 बिल पास हुए हैं प्राइवेट मेंबर वाले, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं होता है, तो काइंड ऑफ रिडंडेंट टॉपिक है हमारे लिए। सो बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है उससे पहले ही डिबेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, सिविल सर्विसेज के लोग जो होते हैं, सिविल क्या कहते हैं, जो एनजीओज होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दे स्टार्ट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि कोई बिल बनाइए, ऑर्डर बनाइए, इलेक्शन का प्रॉमिस था उसको फिल कीजिए। इंटरेस्ट ग्रुप है, मीडिया है, सिटीजन्स हैं, वो गवर्नमेंट को परसुएड करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर लॉ बनना चाहिए। ठीक है, तो लॉ बनाना सिर्फ और सिर्फ लीगल इशू नहीं है, देर इज ऑब्वियसली पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। ये बिल प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, छोटा नहीं है। कभी 3 महीने में भी बिल बन सकता है, कभी-कभी 10 साल भी लग सकते हैं बिल बनने में। सपोर्ट होता है, गेस किया जाता है भाई इस बिल को इंट्रोड्यूस कर देंगे, कितना सपोर्ट मिलेगा, अपोजिशन क्या-क्या होगी, इम्पैक्ट क्या-क्या होगा अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर पे। तो जब भी कोई बिल बनता है, जनरली सारे के सारे कोएलिशन मेंबर्स को एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। कैबिनेट कंसीडर्स ऑल दीज़ बिफोर अराइविंग, कि ये डिसीजन करते हैं लॉ बनाने पे। जब कैबिनेट उस पॉलिसी को डिसाइड कर लेता है, फिर वो लेजिस्लेशन का डिसीजन लिया जाता है, कंसर्न मिनिस्ट्री को वो प्रोसेस बता देते हैं कि यार हमें ये वाला लॉ बनवाना है। वहाँ पे आईएएस आईपीएस बैठ के डिस्कस करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डेटा वाटा कलेक्ट करते हैं। तो एक बिल है जो कि मैरिजेबल गर्ल्स की एज को 18 से 21 साल तक उठाना है। ठीक है, तो ये लॉ मिनिस्ट्री करेगी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर वाले भी इन्वॉल्व रहेंगे, अगर कोई और है प्रोसेस में तो उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। फिर जब बन के आ जाएगा, एक डॉक्यूमेंट बन गया, रेडी हो गया कि दिस इज ओके डन, फिर वो पार्लियामेंट में लाके बिल को चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दे या राज्यसभा में। जनरली मिनिस्टर ही करते हैं, नो डाउट्स अबाउट इट। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, पास हो गया, देन इट इज सेंट टू दी राज्यसभा। फिर जनरली ज्यादातर जो बिल होता है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ना होके बेसिकली किसी कमेटी को भेज दिया जाता है। कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है वो हाउस को भेज देते हैं। तो एक प्रकार से कमेटी को मिनिएचर लेजिस्लेचर, मार्क कर लीजिए, काफी अच्छा पॉइंट है। कमेटी एक प्रकार का मिनिएचर लेजिस्लेचर होता है। अच्छा सा छोटा सा प्रीलिम्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दिस इज द सेकंड स्टेज। और थर्ड में बिल के ऊपर वोटिंग होती है। अगर एक हाउस ने पास कर दिया सेम प्रोसीजर से, दूसरे हाउस ने पास कर दिया, तो डन एंड डस्टेड है। नॉन मनी बिल में सिर्फ लोकसभा पास करती है, राज्यसभा के पास बस अप्रूव होने के लिए जाता है, वहां पे ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं होता है। सो मनी बिल में राज्यसभा ज्यादा कुछ नहीं है, सजेस्ट कर देगी कुछ चेंजेस, रिजेक्ट नहीं कर सकती है। नो एक्शन विद इन 14 days। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। दैट इज इट। जब बिल दोनों हाउसेस से पास कर लेगा तो प्रेसिडेंट को सेंड कर देंगे, उनको असेंट मिल जाएगा। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट्स इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल लॉ। दैट इज इट। ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो छोटा सा है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एक्चुअली इट्स ऑलरेडी 5:45, तो मैं जल्दी से क्लास अपलोड कर देता हूँ। इसको हम कल चैप्टर नंबर 6 करते हुए पहले ये वाला हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव कर लेंगे। राइट, आई सी यू टुमारो, टेक केयर।